हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम कंवल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम हिस्ट्री के प्रीमिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक हमने 1995 से शुरू होकर 2000 ईयर तक जो भी रेलिवेंट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसको डिस्कस कर लिया है। आज हम 2001 एंड 2002 के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपकी इस बार के पेपर के लिए रेलिवेंट है। सो दिस इज द फिफ्थ lecture of that initiative of that series. In case you have missed out on any of the first 4 lectures, so there is a special playlist created in the YouTube Sleepy Classes platform. तो अगर आप वहाँ पर जाएंगे आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। प्लीज़ गो एंड वॉच फॉर देम, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो आज का पहला क्वेश्चन है वो गुप्ता पीरियड से है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि गुप्ता टाइम पीरियड के दौरान कौन सा ऐसा पोर्ट है जो कि नॉर्थ इंडिया के ट्रेड को हैंडल करता था। तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गुप्ता पीरियड का कौन सा टाइम पीरियड था, कि किस टाइम पीरियड के दौरान गुप्ता डायनेस्टी इंडिया में राज करती थी और उस टाइम पीरियड के दौरान कौन कौन से रेलिवेंट पोर्ट्स थे जिनके द्वारा ट्रेड किया जाता था। और यहाँ पर उन 4 पोर्ट्स का नाम दिया गया है। सबसे पहला पोर्ट कहता है ताम्रलिप्ति है, सेकंड है बरोच, फिर कल्याण एंड कैम्बे। तो इनमें से कौन सा ऐसा पोर्ट है जो कि नॉर्थ इंडिया की ट्रेड को हैंडल करता था ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। आपने अपना सही ऑप्शन मार्क करना है। प्लीज मार्क योर राइट ऑप्शन। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो है ताम्रलिप्ति। अगर आपने गुप्ता पीरियड को पढ़ा हो तो ताम्रलिप्ति पोर्ट की जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है उस टाइम पीरियड के लिए। तो अगर आपको बाकी पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत कम भी आइडिया हो तो तब भी आप थोड़ा एक कैलकुलेटेड गेस लगा सकते हैं कि गुप्ता टाइम पीरियड को जब आप पढ़ते हैं तो ताम्रलिप्ति पोर्ट काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे कंटेंट में रहता है। सो देर इज़ अ वेरी मच प्रोबेबिलिटी कि ताम्रलिप्ति इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके अलावा जो 3 पोर्ट्स आपको दिए गए हैं बरोच, कल्याण एंड कैम्बे, वो भी गुप्ता पीरियड के दौरान काफ़ी एक्टिव थे। उनके द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड की जाती थी। पर इसका जो सही आंसर है वो है ताम्रलिप्ति। आई होप कि आप इस चीज़ को अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे। तो आइए, ये जो आपकी स्क्रीन पे एक मैप दिया गया है ये पूरा सिग्निफाई करता है कि जो ऑरेंज में कि किस पूरी टेरिटरी क्या थी गुप्ता टाइम पीरियड के दौरान। और यहाँ पर अप्रॉक्स आपको कल्याण पोर्ट मिलेगा। वो जो कल्याण पोर्ट है ये डिस्प्यूटेड है कि वो गुप्ता पीरियड की टेरिटरी के अंदर पड़ता था या उससे बाहर था। उसके बाद जो आपके पास 3 पोर्ट्स बच जाएंगे ताम्रलिप्ति, बरोच एंड कैम्बे, उनमें से आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना था जिसका आंसर था ताम्रलिप्ति। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं बरोच ये रहा जो कि गुप्ता टेरिटरी के अंदर फॉल करता है। उसके बाद है कालैना या फिर इसको हम कल्याण के नाम से भी जानते हैं। कैम्बे यहाँ पर पड़ेगा और ताम्रलिप्ति अराउंड इस पॉइंट पर रहेगा। तो यहाँ पर पूरा कैम्बे को सिग्निफाई किया गया है। उसके बाद ताम्रलिप्ति यहाँ पर, बरोच एंड कल्याण यहाँ पर आ जाएगा हमारा कैम्बे। तो ये चीज़ें जो 4 पोर्ट्स की मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ वो इस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको कल को इनसे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि शायद आप वहाँ पर किसी और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं आप कोशिश कीजिए कि आप उससे जुड़ी हुई जो हिडन जीएस है उसको भी साथ में करते चले जाएं। यू नेवर नो कि आप किस इन्फॉर्मेशन को सॉल्व यूज़ करके कभी भी प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो जब भी आपकी तैयारी होगी वो कभी भी आइसोलेशन में नहीं होगी, आपको चीज़ों को लिंक करके चलना पड़ेगा। आई होप आप तक ये मेरा आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो अब जब आपने ये गुप्ता पीरियड का क्वेश्चन किया तो मैं चाहूँगा कि आप इसके साथ साथ गुप्ता पीरियड को भी, गुप्ता पीरियड की एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ ट्रेड थी उनको भी साथ में पढ़ लें ताकि आपको एक बार रिविजन हो जाए गुप्ता पीरियड को लेके। जैसे जैसे आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं अगर आप उससे जुड़ा हुआ स्टैटिक जनरल नॉलेज जो भी स्टैटिक जीएस है उसको कवर करते जाएंगे तो आपके लिए जो स्टैटिक चीज़ें की रिवीजन है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। अगर आप आज बैठ के ये सोचेंगे कि आप पूरी एंशिएंट इंडिया को रिवाइज कर देंगे सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। पर अगर आप इस तरह से एक एक टॉपिक को उठाते चलेंगे और उसको रिवाइज करते चलेंगे, एक तो आपको साइकोलॉजिकली आपके मन पे कोई लोड नहीं होगा और चीज़ों को आप बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली रिवाइज कर पाएंगे। तो ये अगर हम थोड़ा इसके गुप्ता पीरियड के पोर्ट्स के बारे में पढ़ें तो उस टाइम पीरियड के दौरान देखा गया था कि जो रोमन ट्रेड है वो एक तरह से डिक्लाइन की तरफ चला गया था। बट ऑन द अदर हैंड गुप्ता एम्पायर के ऊपर इसका कोई भी बहुत ज़्यादा रोल या इफेक्ट नहीं पड़ा। एंड गुप्ता एम्पायर हैड अ रोबस्ट इंटरनेशनल एंड इंटरनल ट्रेड डिस्पाइट द फॉल ऑन रोमन ट्रेड।
और जो भी गुप्ता टाइम पीरियड के दौरान जो मेजर रिवर्स थे जैसे कि गंजेस, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एंड कृष्णा, उन पे बहुत ज़्यादा इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड देखा गया था। और जो 4 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स वहाँ उस टाइम पीरियड के दौरान हमारे पास आते हैं वो है ताम्रलिप्ति, बरोच, कल्याण एंड कैम्बे। और जो मेजर आइटम्स ऑफ ट्रेड हैं उस टाइम के, वो जो 4 आपकी एनसीईआरटीज़ में दी गई हैं वो है स्पाइसेस, पर्ल्स, गोल्ड एंड हॉर्सेस। तो देखिए, आपको कभी भी, जैसे मैं बात करूं कि 2018 में आई गेस 4 ऑप्शन दे दिए गए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड के दौरान इनमें से कौन सी वो 4 आइटम्स हैं जो मेजरली हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती थी बाहर। वो जो लाइन है वो आपकी एनसीईआरटी से उठाई गई थी, जो आपकी 6th की एनसीईआरटी है वहाँ से वो सीधी लाइन उठाई गई थी। ये भी जो लाइन है वो भी सीधी आपकी एनसीईआरटी से, जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है एंशिएंट इंडिया की, वहाँ से उठाई गई है। तो ऐसी लाइंस को आपने अपने दिमाग में रखना है, अपने नोट्स में नोट डाउन करना है कि जिससे आपको सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया कि गुप्ता टाइम पीरियड के दौरान जो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसका ट्रेड होता था वो है स्पाइसेस, पर्ल्स, गोल्ड एंड हॉर्सेस। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लाइन है ये भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। जो ताम्रलिप्ति पोर्ट है वो नॉर्थ इंडिया के ट्रेड को हैंडल करता था ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, एंड एट लास्ट कि ताम्रलिप्ति पोर्ट was the exit point of the Mauryan trade route for the south and southeast and it was located near the Ruparanya river। तो ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। थोड़ा डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, जो भी मैंने इसके साथ आपको आइडियाज़ इम्पार्ट करने की कोशिश की वो इस नॉलेज से ज़्यादा रेलिवेंट हैं, क्योंकि उससे आपकी जो यूपीएससी की तैयारी है वो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो ये उसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं तो ये क्वेश्चन कहता है कि जो कंसेप्ट है मिलिट्री की गवर्नरशिप का वो इंडिया में किस फॉरेनर रूलर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सबसे पहले ग्रीक्स, शाकास, पारिथन्स एंड मुगल्स। ये 4 तरह के फॉरेन इन्वेडर्स आए हैं हमारे इंडिया में। इनमें से सबसे पहले किसने मिलिट्री गवर्नरशिप के कंसेप्ट को, उसकी प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस किया था। तो प्लीज़ मार्क योर राइट ऑप्शन। तो देखिए, जो इसका सही आंसर है वो है ग्रीक्स। काफ़ी एक रैंडम फैक्टर जो आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके पीछे कारण ये है कि आपको ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है, और उसके साथ साथ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स का क्वेश्चन है तो किसी भी साल ये सीधा उठा के आपसे पूछा जा सकता है। सो इन केस यू डिडंट नो अबाउट दिस, प्लीज़ नोट दिस डाउन जहाँ पर भी आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। सो द ग्रीक्स वर द फर्स्ट वन वो इंट्रोड्यूस मिलिट्री गवर्नरशिप इन इंडिया। और जिस गवर्नर को वो अपॉइंट करते थे उस पोस्ट का वो क्या नाम देते थे, स्ट्रेटेगोस। सो स्ट्रेटेगोस वर नोन बाय द नेम ऑफ द गवर्नर्स। तो अगर कल को आपको ये पूछ लें कि स्ट्रेटेगोस का क्या मतलब है ड्यूरिंग द ग्रीक पीरियड, कि जब ग्रीक्स हमारे पास आके यहाँ पर उन्होंने इन्वेड करके हमारे पे रूल किया, तो स्ट्रेटेगोस एक तरह की पोस्ट थी जो कि गवर्नर्स को सिग्निफाई करती थी। यू नीड टू नोट दिस डाउन, ये भी चीज़ आपको पूछी जा सकती है। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो हमारे बुद्धिस्ट कल्चर से क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2002 में आपसे पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन कहता है कि जो इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं वहाँ पर एक तरह की सेरेमनी की जाती है जिसका नाम है पावाराना। तो आपको नीचे 4 तरह की चीज़ें दी गई हैं कि ये जो पावाराना सेरेमनी है ये किस चीज़ को सिग्निफाई करती है, किस चीज़ के लिए ये नाम दिया गया है। जो सबसे पहला आपका पॉइंट है वो ये कहता है कि ये उस ओकेजन को सिग्निफाई करता है जब हम एक संघ परिनायका को इलेक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे 2 स्पीकर एडिशनल स्पीकर्स हैं, 1 फॉर द धम्मा एंड 1 फॉर द विनाया, उसको जब इलेक्ट किया जाता है उस पूरे प्रोसेस को पावराना कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो ये कहता है कि ये एक तरह के प्रैक्टिस को सिग्निफाई करता है जहाँ पर जो भी हर मॉन्क अपना कन्फेशन रखता है बाकियों के सामने कि वो जब अपने रेनी पीरियड के दौरान, जब वो 2 महीने के लिए रेनी सीजन के दौरान जब मोनेस्ट्रीज में ठहरते हैं, तो उस टाइम पीरियड के दौरान तो जो भी वो ऑफेंसेस को कमिट करते हैं तो वो सबको बताते हैं कि मेरे द्वारा ये गलती की गई है इस टाइम पीरियड के दौरान। इसमें अगर मैं थोड़ा एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपने बुद्धा की कहानियाँ सुनी होंगी तो वो सिर्फ 2 महीने के लिए, जब इंडिया में जैसे मानसून आता है तो 2 महीने के लिए बहुत ज़्यादा बारिशें पड़ती हैं, तो वो 2 महीने के लिए मोनेस्ट्रीज़ में रहा करते थे और बाकी के 10 महीने वो पूरा ट्रैवल करते थे अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट करने के लिए। सो ये एक तरह के एक प्रैक्टिस बन गई थी बुद्धा के बाद कि सिर्फ जो मॉन्क्स हैं वो सिर्फ 2 महीने के लिए अपने मोनेस्ट्रीज़ में रह सकते हैं और बाकी की पूरी ज़िंदगी, वो पूरे साल वो इस अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट करने के लिए इधर उधर जाते रहेंगे।
तो ये उस टाइम पीरियड को सिग्निफाई करता है सेकंड ऑप्शन, कि जब वो मोनेस्ट्रीज में रहते थे तब उनके द्वारा जो गलतियाँ की जाती थी फॉर द ऑफेंसेस दैट दे मेक ड्यूरिंग दैट स्टे। एंड द थर्ड ऑप्शन सेज कि जब एक नया इंसान संघा में एडिशन उसकी की जाती है और एडिशन से पहले जब उसके हेड को शेव किया जाता है और उसको जो येलो रोब्स प्रेजेंट की जाती हैं उस सेरेमनी को पावराना कहते हैं। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो ये है कि गैदरिंग ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द फुल मून डे ऑफ अशद व्हेन दे टाई अप फिक्स्ड अबोर्ड फॉर द नेक्स्ट 4 months ऑफ द रेनी सीजन। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इन केस यू नो द आंसर प्लीज मार्क योर राइट ऑप्शन। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, की जब वो 2 महीने के लिए मोनेस्ट्रीज में रहते हैं तो उस स्टे के दौरान जो उनसे गलतियां होती है जब वो दूसरों को बताते हैं उस पूरे ओकेजन को, उस सेरेमनी को पावराना कहा जाता है। और वही इस पूरे जो क्या कहते हैं पूरे एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो सिर्फ मैं आपके लिए लास्ट ये पॉइंट पढ़ देता हूँ कि ऑन दिस डे ईच मॉन्क मस्ट कम बिफोर द कम्युनिटी ऑफ द मॉन्क्स एंड अटोन फॉर एन ऑफेंस ही मे हैव कमिटेड ड्यूरिंग द वासा। वासा होता है कि फुल मून डे, जो फुल मून डे ऑफ द 11th लूनर मंथ उसको वासा कहा जाता है। तो आइए आज का हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको ये आता होगा कि अगर हम एंशिएंट इंडियन प्ले की बात करें जिसका नाम है मुद्ररक्ष, जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था, उसका सब्जेक्ट क्या है, वो किस चीज़ के ऊपर लिखा गया था। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं कि इसमें कन्फ्लिक्ट बिटवीन गॉड एंड डेमन्स की बात होती है, या फिर ये एक तरह की रोमांटिक स्टोरी है ऑफ एन आर्यन प्रिंस एंड अ ट्राइबल वुमेन, या फिर इट सिग्निफाइज द स्टोरी ऑफ पावर स्ट्रगल बिटवीन 2 आर्यंस। और फोर्थ पॉइंट कहता है कि यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है द कोर्ट इंट्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त, कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड के दौरान उस कैसे कैसे चीज़ें रही थी, उस टाइम पीरियड के दौरान क्या क्या हुआ था। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने, काफ़ी इजी आंसर है इसका, प्लीज़ मार्क योर राइट ऑप्शन। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो है डी, द कोर्ट इंट्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त, कि चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड के दौरान क्या क्या हुआ था, कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे एक गद्दी पे, इतनी बड़ी गद्दी पे बैठ गए, कैसे एक आम मिनिस्टर होते थे, कि आम मिनिस्टर नहीं, कि कैसे वो एक आम इंसान थे और एक आम इंसान से अपना लेवल ऊपर करते चले गए, और कैसे वो एक पूरा उन्होंने मौर्यन एम्पायर को एक बना लिया। उस पूरी कहानी को इस मुद्राक्ष के द्वारा बताया गया है। सो दिस हिस्टोरिकल प्ले इन संस्कृत बाय विशाख दत्त, विच इज़ टाइम पीरियड इसका आपने ध्यान रखना है, विच इज़ अराउंड 4th century CE, क्योंकि आपको ये मेरे को लगता है कि इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको 4 तरह के बुक्स दे दिए जाएं और उनको कहा जाए कि इनको क्रोनोलॉजिकल या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है। तो यहाँ पर आपको मुद्राक्ष के बारे में मैंने बता दिया कि इसका जो टाइम पीरियड इट इज़ अराउंड 4th century CE एंड इट नरेट्स द असेंट ऑफ द किंग चंद्रगुप्त मौर्य टू पावर इन नॉर्दर्न इंडिया। तो आइए आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो 5th क्वेश्चन है, जो कि है वो भी बुक के ऊपर है, कि जो बुक है मृच्छकटिका, जो कि हमारी एक एंशिएंट इंडियन बुक है विच इज़ रिटन बाय सुद्राक, उसमें किस चीज़ की बात की गई है। सेम जो 4th क्वेश्चन था वैसे ही हमारा 5th क्वेश्चन है कि इसमें इस बुक में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो सर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है वो ये है कि इसमें एक लव अफेयर की बात की जाती है, एक रिच मर्चेंट और एंड अ डॉटर ऑफ ए कर्टिसन। सेकंड पॉइंट कहता है इसमें बात की गई है विक्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड ओवर द शाका शप्त्रास ऑफ वेस्टर्न इंडिया। थर्ड ऑप्शन ये कहता है द मिलिट्री एक्सपीडिशंस एंड एक्सप्लॉइट्स ऑफ समुद्रगुप्त। एंड द फोर्थ ऑप्शन सेज कि जो एक लव अफेयर बिटवीन द गुप्ता किंग एंड द प्रिंसेस ऑफ कुमार रूपा। तो काफ़ी इजी ऑप्शन है ये। आपको एनसीईआरटीज़ में भी अगर आपने पढ़ा होगा तो एक तरह के बॉक्स बने होते हैं, उसमें भी ये पूरी स्टोरी के बारे में लिखा गया है। अगर आपने एनसीईआरटीज़ अच्छे से पढ़ी है सो यू विल नो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्लीज़ मार्क योर राइट ऑप्शन। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो है ए, कि इसमें लव अफेयर की बात की जाती है एक रिच मर्चेंट और कर्टिजन की बेटी के बारे में। सो मृच्छकटिका जिसका लिटरल मीनिंग है द क्ले कोट, इट इज़ अ संस्कृत प्ले रिटन बाय सुद्राक इन द 2nd century BC। जो हमने पहले बुक की थी उसका टाइम पीरियड था 4th century CE। तो आपने एक टाइम पीरियड के बारे में एक आइडिया रखना है कि कल को आपको क्रोनोलॉजिकली एक क्वेश्चन आ जाए कि इनको क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपने अरेंज करना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट फेमस बुक्स हैं आपके एंशिएंट इंडिया से, तो आपने उनके लिए एक सेपरेट नोट बना के रख लेना है। सो इट इज़ अबाउट अ यंग मैन नेम्ड चारुदत्ता, अ रिच मर्चेंट एंड हिज लव फॉर अ वसंत सेना, जो कि एक कटिसियंस थी। तो आइए ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। ये जो छठा क्वेश्चन है ये आपके लिए एक तरह का होमवर्क है।
तो आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज रूलिंग ओवर नॉर्दर्न इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, कि जब अलेक्जेंडर हमारे इंडिया पे इन्वेजन करने के लिए आता है तो उस टाइम पे कौन सी प्रोमिनेंट डायनेस्टी थी जो हमारे इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में रूल कर रही थी। अगर आपको लिए आंसर मैं थोड़ा ईजी बना दूँ तो आपको टाइम पीरियड बता देता हूँ कि जो अलेक्जेंडर हमारे इंडिया में जो इन्वेट करने के लिए अराउंड 326 BCE के अराउंड आता है, तो इससे आपको आंसर का पता लग जाएगा। तो चार ऑप्शन जो हैं, नंदास, मौर्यास, शुंगास एंड कन्वास। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस, आई होप आपको आते होंगे। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते थे, ताकि मेरे को थोड़ा आइडिया लगे कि किस तरह के लेवल के क्वेश्चंस मेरे को लेके आने चाहिए। कि अगर आपको ये बहुत ज़्यादा इजी लग रहे हैं तो मैं थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा। सो दिस इज़ हाउ आई विल प्रोसीड। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर्स में मिलते हैं।